तो ये कोई आसान काम तो नहीं होता। अभी भी नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में चेन्नई में होते हैं गरम गरम मैचेस, बैठे हुए थे, लोग आते हैं शाम तक देखने। फुल हो गए थे, लेकिन शाम तक मैच चाहे जो खत्म हो हो गया जाए। था। बाबर ने भी जो करना था वो पहले कर लिया था, तो पूरा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए पाकिस्तान वर्सेस नेपाल एशिया कप क्रिककॉम का रिएक्शन। सो हमने ये देखा, अभी मैंने कल देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान, बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है पाकिस्तान की, लाइक 300 रन कुछ मारे। मैंने ऑफ कोर्स फुल मैच नहीं देखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्कोर कार्ड ही देखा था। 300 रन कुछ मारे और कैसे नेपाल को 100 रन के अंदर आउट कर दिया। यहाँ पे इन्होंने 100 रन के अंदर नहीं, 100 रन ही कुछ मारे उन्होंने, उतने में आउट कर दिया। सो बहुत बड़ी जीत मिली है पाकिस्तान की। लेकिन एक बात यह है कि हाइप बहुत हो रही है कि लाइक बाबर आजम ने 150 मारे तो, लेकिन नेपाल के सामने ही मारे हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पे ये क्या बताते हैं हमें। और हमें कहना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी टीम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। कि तो हम सभी जानते हैं कि 90s से जो पाकिस्तानी टीम है उसमें ना उसकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो कमी थी वो थोड़ी ना बैटिंग में थी। लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो भी इतनी माड़ी नहीं रह गई। जैसे नसीम शाह हो गए, वो भी काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं। अब बाबर आजम हो गए, वो भी अच्छा खेल लेते हैं, है ना। ऐसे करके एक दो प्लेयर्स और है जो खेल लेते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान टीम ना काफ़ी हद तक स्ट्रांग बन चुकी है, ये हमें कहना पड़ेगा। और सच बात बताऊँ, मैंने आज तक कभी भी मतलब ये नहीं सुना कि नेपाल ने कभी क्रिकेट खेला है सीरियसली। तो मतलब ये मेरा पहली बात था जहाँ मैंने ये सुना कि यार पाकिस्तान की टीम ने भी क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं सीरियसली देखना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान और नेपाल का मैच हुआ तो कौन जीता, पाकिस्तान या नेपाल। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान ही जीता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पुराना खेल रहा है और नेपाल शायद अभी कुछ टाइम से खेल रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी देखते हैं फिर ये वीडियो कैसे होने वाली है। नहीं, देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 50-100 अब 150 के ऊपर बात आ गई है। हमारे बाबर आजम की 150 रन मारना शुरू हो गया। क्या बेहतरीन एशिया कप का स्टार्ट, इससे बेहतर नहीं हो सकता था, जो कि पाकिस्तान ने लिया है, जो कि नेपाल के खिलाफ ये 150 रन भी यही डोमिनेंस चाहिए थी। इसकी वजह से कुछ टीम्स पर अच्छा खासा प्रेशर आया होगा। मेरा ख्याल में 2 सितंबर का जो मैच है उसके लिए एक मैसेज चला गया है। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ, ना ही मुझे कुछ और किस्म के क्लेम्स करने के लिए। इंडिया पाकिस्तान जो ये पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज हो रही है, मेरा ख्याल में इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आया होगा। स्पेशली जो रैंकिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर आ गए पाकिस्तान के अंदर, जो भी बंदा कहे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ ये अचीव नहीं किया, वो अचीव नहीं किया, जो बात तो कहीं ना कहीं रैंकिंग के ऊपर आई जाती है। अगर रैंकिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर आए हुए हैं तो आपको खेलते हुए ये तो होता है कि अच्छा ये जिस फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 टीम है जिसके साथ मैच कर रहे हैं, तो प्रेशर तो आता है उसका। खैर जो भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हुई है उसके बारे में तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन पहले हम ये बात करें कि नेपाल ने बड़ी ही अच्छी क्रिकेट दिखाई थी। बिट्स एंड पीसेस के अंदर आके ये उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने शुरू में स्केयर तो एक दे दिया था। इमामुल हक का शुरू में एक कैच ड्रॉप हो गया था जो कि लेना चाहिए था। तो फिर इमामुल हक ने भी ये कहा कि देखो स्पिरिट ऑफ द गेम यही होती है, मैं लायत भेजता हूँ स्कोर के ऊपर जो मैं कर रहा हूँ। उसने भी फिर बाद में अपने आप को आउट करवाया। उसका क्या, मैं ऐसी मैं कुछ चाहता ही नहीं इनिंग्स जिसके अंदर मुझे जो है खिलाती रन मिले जाएं। तो वहां पर भी वो आउट हो गया था। ओपनर्स हमारे चले गए थे, कहीं ना कहीं एक स्टेज आ गई थी 100 के ऊपर, हमें कोई 4 आउट थे। बाबर का भी एक कैच ड्रॉप हो गया था उस वक्त, तो माहौल कुछ और ही हो रहा था। 150 के ऊपर 5 एक आउट हुए थे हमारे। खैर ना इमाम ने, ये होती स्पिरिट ऑफ द गेम। यहाँ पर जो है मानकन और वो सब चीजें होनी। इमाम ने कहा भाई मैं जो अपनी विकेट दे दूंगा। दूसरी तरफ जो है वो फखर का भी कोई इसी तरह सीन हुआ था। फखर जो है वो अच्छी टच के अंदर लग रहा था। आई नो कि इस वक्त लोग जो बड़ी बातें करना शुरू करते हैं कि भाई इसको ड्रॉप करो, ये करो, वो करो। हाँ ठीक है, सबसे जो मेरे ख्याल में हल्की फॉर्म जा रही है पिछले कुछ अरसे से वो फखर की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल में फखर को हम बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ही जबरदस्त ओडीआई का बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। और हमारे सामने तो कहीं ना कहीं वापस आएगी अगले कुछ मैचेस में ही। ये जो है ना ये सबको चुप करा देगा फिर। और आज भी कुछ थोड़े टच में लग रहा था लेकिन बेचारा आउट हो गया। खैर वैसे अगर देखा जाए तो पूरी जो इनिंग्स थी उसके अंदर कोई डिफरेंस रहा है ना तो वो बाबर आजम ही रहा है। मतलब बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई थी उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई थी। अदरवाइज हम लोग फिर स्ट्रगल कर रहे थे टॉप ऑर्डर के। फिर ये बड़ा अच्छा उनके लिए वेकअप कॉल भी आ गया हमारे टॉप ऑर्डर के लिए। लेकिन बाबर आजम ही डिफरेंस रहा है। उसके बाद जो रिजवान भी था उसके साथ 40 के ऊपर आकर जिस किस्म का वो रन आउट हुआ, यार मतलब पापा की परी बने हुए, हवा के अंदर बैठ भी हवा के ऐसे कैसे आउट हो गए यार, किधर उड़ते हुए जा रहे हो तुम। मतलब बिल्कुल स्कूल बॉयज वाली एरर है जो कि उन्होंने की है क्रिकेट के अंदर आके। इस लेवल के ऊपर आके अच्छा खेल रहा था लेकिन वो आउट हो गया, वही बड़ा डिस्करेजिंग था। पहले 4 में से 2 रन आउट्स हुए जो कि बड़ा अलार्मिंग है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि 2 रन आउट्स हुए। इमाम भी जो है वो रन आउट हुआ था और रिजवान भी रन आउट हुआ था। और सुसाइडल किस्म के थे। इमाम ने तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा जो है वो उसको उसके पास बॉल जा रही थी उसी को अंडरस्टिमेट कर दिया तो कि इसकी किधर डायरेक्ट थ्रो लगी कि जब लग गई तो मैं चुप करके चला गया बाहर। तो खैर नेपाल जैसी जो ये जो इस किस्म की जो नेशन है ना उनसे 15-20 मिनट में आपको पता चल रहा था कि यार ये किस नस्ल की कौम है। तो बड़ी अच्छी वाइब्स आई मुझे नेपाल से, बहुत ही स्वीट किस्म की। उनके बहुत ज्यादा क्राउड भी आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर जो कि नेपाल से आए हुए थे। तो वी वेलकम देम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ट्रैवल करके यहाँ पे खुश आमदेद हम कहते हैं। आई होप कि आप लोग का स्टे अच्छा
रहा होगा, मुल्तान के अंदर मैचेस हो रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं इसके ऊपर भी बहुत परेशान थे, नाराज भी थे कि भाई स्टेडियम पूरा खाली था। इन्होंने भी पहले तो मैं जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी उसके ऊपर एक खातून भी आई थी नेपाल से, मैंने फोटोज देखी थी, खाली दिख रहा था, शुरू हो गया कहीं ना कहीं ठरकी तो मैं भी हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है क्रिकेट में देखते हुए, इससे भी शायद मुझे नेपाली लोग जो है पसंद आना शुरू हो गए। लेकिन जो भी हो, वो जो कैमरा वगैरह सेट करते हैं, जो आप स्टेज सेट कर रहे होते हैं, आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए यार कि कहाँ से आप शूट कर रहे हैं, मतलब इधर से आप शूट कर रहे हैं, पीछे सारी एम्प्टी कुर्सियां नजर आ रही हैं यार, कोई और एंगल वैंगल बना दो या पीछे कम से कम कोई वो बोर्ड शोर्ड ही लगा दो जिधर से आप शूट कर रहे हो। इतना बुरा लग रहा था। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मुल्तान का शहर जो है पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में गर्म तरीन शहरों में होता है, ऊपर से गर्मी का मौसम भी है, और दोपहर के वक्त 2 बजे बाद कौन पागल आएगा, जो भी आएगा उसके अपने अंडे जो है उबल जाएंगे, इतनी गर्मी चल रही होती है। तो ये कोई आसान काम तो नहीं होता। अभी इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में चेन्नई में होते हैं गरम गरम मैचेस, बैठे हुए थे, लोग आते हैं, शाम तक फुल हो गए थे, लेकिन शाम तक मैच हो गया था, बाबर ने भी जो करना था पहले कर लिया था, तो पूरा वन साइडेड ही हो रहा था मैच। लेकिन जो मुझे एक प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई खास हाइप हमने बनाई भी नहीं थी भाई। ये एशिया कप शुरू हो रहा है, मुझे पाकिस्तान में कहीं कुछ खास हाइप वाइप नजर नहीं आती, ब्रांड्स पता नहीं सोए में यार, बिल बोर्ड्स वगैरह लगा दो, कोई थोड़ी सी टीवी सीरीज वगैरह चलनी चाहिए, कुछ शोर होना चाहिए। वर्ल्ड कप से ज्यादा, ये मेरी बात आप नोट कर लें, वर्ल्ड कप से ज़्यादा जो है ना इसके अंदर इंगेजमेंट बनी हुई होती है एशिया कप के अंदर। लेकिन हमारे माशाल्लाह मार्केटिंग की भी जो जीनियसेस हैं उनको भी ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो भी उनको ज़्यादा कोई ना कोई वर्ल्ड कप फिर भी लग जाएगा कि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जितने ये जो बॉर्डर्स मिली हुई हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब, ये आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लेना, मेरा ख्याल में पिछले 700 साल से एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्लो गारत खून हुआ भाई। इसी वजह से तो ये पूरा रीजन जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तो वो जो लड़ाई है ना, वही राइवलरी को आपने कैश करना होता है, और वो आपको ग्राउंड में नजर भी आई। खाली पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी अब शुरू हो गई है, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश और श्रीलंका की आप देखें तो चल रही होती है, इंडिया श्रीलंका की भी अच्छी खासी होती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये मतलब इसके ऊपर ही ब्रांड्स को और बिजनेसेस को जो है वो कैश करना चाहिए। लेकिन ये और बात है कि हमारे बहुत ही ज़्यादा सियाने लोग हैं, उस तरह की हाइप नहीं क्रिएट हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी एशिया कप की। आई एम श्योर कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हुई भी होगी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही हल्की हालत, ऊपर से 15 साल के बाद यहाँ पर अगर इस तरह ट्राई नेशन सीरीज जो है मतलब हो रही है, तो इसकी तो हाइप होनी चाहिए, लेकिन उस तरह हाइप मुझे नजर नहीं आई। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। खैर छोड़ो भाई यार, बाकी सब चीज़ें दफा करो, किसके बारे में हम बात करेंगे। बात असल में होनी चाहिए बाबर आजम की, जिसने 150 रन बना दी, 19 सेंचुरीज होगी मेरे दोस्त के, सिर्फ एक बंदा ऊपर रह गया पाकिस्तान की तरफ से जिसने ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, और वो हमारा दोस्त सईद अनवर है। उस तक भी ये पहुंच गया, मेरे ख्याल में उसकी आधी से भी कम इनिंग्स के अंदर ये 19 के ऊपर पहुंचा। लोग कह रहे हैं वो एरा दूसरा था, ये था वो था, भाई ये भी तो देखो ना कि ये एरे में भी जो है ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं होता है, मैचेस भी इसने नहीं खेले। जैसा कि मैं कोहली के बारे में भी यही, तो लोग कहते हैं यार उस वक्त जो सचिन वगैरह ने बॉलिंग थी, बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री कि वो ज्यादा बेहतर बैट्समैन थे, लेकिन इसमें कोहली का तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो जो बॉलर मिल रहे हैं वो नहीं पे मार रहा है। तो ये सब रूल सब बैटर्स के लिए ना जो इस वक्त खेल रहे हैं उनके साथ कंपेयर कर लो, बाकी फिर क्यों नहीं पहुंच रहे कोहली तक, उसी तरह बाबर के साथ बाकी क्यों नहीं फिर पहुंच रहे उनकी। तो खैर रोने लगे रहेंगे लोग, जो है वो हेटर्स कोई ना कोई रीजन बना के करते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही बकवास किस्म की डिबेट है। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर टीम जो है वो छोटी टीम के साथ भी खेल रही है, हर टीम जो है बड़ी टीम के साथ भी खेल रही है, हर किसी की वही रूल्स हैं जिनके अंदर वो खेल रहे हैं। हाँ कुछ बैटिंग कंडीशंस और इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, बट स्टिल और भी प्लेयर्स होते हैं उसी टीम के अंदर, और प्लेयर्स होते हैं जिनको भी वही सारी फैसिलिटीज और वही सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है, हर कोई कैश नहीं कर सकता। ऊपर से बड़े जबरदस्त एक स्टैट भी टीवी के ऊपर दिखा रहे थे, जिसके अंदर बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के बारे में बता रहे थे, मारने के बाद स्ट्राइक रेट की तरफ पहुंच जाती है, 100 से ऊपर चली जाती है। और वो बिल्कुल ये देखो ना, एक गेम प्लान भी होता है। हमारे बहुत से जो अवाम है ना, उन्होंने 2017-18 से क्रिकेट देखना शुरू किया, और वो भी T20 की वजह से देखना शुरू किया, जिसके अंदर हर बॉल पे छक्का बजी, 7 बॉलों तक कोई चौका नहीं लगा तो उनकी दिल खराब होना शुरू होता है। भाई ओडीआई दूसरा फॉर्मेट है, किसी वजह से ये ओडीआई के अंदर नंबर 1 है, किसी वजह से ये टीम ओडीआई के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि इसके अंदर किसी और तरह खेलना पड़ता है, ना टेस्ट की तरह खेलना होता है, ना ही T20 की तरह खेलना होता है, बीच की होती है। बल्कि मैं कोहली का ये भी पेशे एक गाना हुआ था जिसके अंदर वो यही कह रहा था कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो सबसे कंप्लीट क्रिकेट है, क्योंकि इसके अंदर दोनों का मिक्सचर रहना है। कंप्लीटली एग्री, ऐसा ही है, क्योंकि बीच में ऐसी भी इनिंग्स आ रही थी जब आपको बिल्कुल T20 की तरह खेलना पड़ता है, वरना आपको टेस्ट की तरह भी खेलना पड़ता है, और बिल्कुल टेस्ट भी नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि भाई लिमिटेड ओवर्स हैं। तो ये एक बड़ा ही एक जबरदस्त उनका इम्तजाज बना हुआ होता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोगों का मिजाज ही वही है, लोग अभी 2017 से ही ये देखने के लिए आए हैं, और T20 देख देख के उनको समझ नहीं आती कि ये कौन सा फॉर्मेट है और ये किस किस्म की इनिंग्स है। तो इनिंग्स इसके अंदर यही होनी चाहिए कि 50 तक जो है वो आप स्लो जो है, फिर उसके बाद ऐसे और फिर क्या कोई इनिंग्स खेली, इसने मार मार के छक्के 150 तक गया, ये मैं हमें कोई 130-140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ये कर रहा था 50 के बाद स्कोर। और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त ने यार इनिंग्स खेली है ना, मेरे दोस्त इफ्तिखार ने जो सेंचुरी मारी है,
मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये दूसरा बंदा है जो नंबर 6 के ऊपर आके 100 मार के गया है। नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आप आ रहे हो और तब आप 100 मार देंगे, छोटी बात नहीं होती। वो आप गैस करेंगे इससे पहले किसने नंबर 6 के ऊपर आके पाकिस्तान के लिए 100 मारी हुई, और वो है मेरा दोस्त अक्कू, मेरा दोस्त। यार मैं भूल ही गया था, तुम लोगों ने कभी याद ही नहीं कराया। दोबारा आया था, सारा दुखी किस्म के रीजंस की वजह से आया हुआ था, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन मेरे अक्कू दोस्त जो था उसने लास्ट टाइम नंबर 6 के ऊपर आके पाकिस्तान के लिए सेंचुरी मारी थी। ये जो 6 नंबर के ऊपर आते हैं ना, वो अगर अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो 60-70 रन जो है वो बड़े स्कोर होते हैं, नॉट आउट चले जाते हैं बेचारे, उनके पास इतनी बॉलिंग ही नहीं होती। और दूसरी बात इनका रोल क्या होता है, इफ्तिखार ने अपने रोल को बिल्कुल नहीं भूला। जिस रोल के लिए वो आया हुआ है, जिस पोजीशन के ऊपर आया उसने उसी तरह की खेली। बहुत से लोग कहेंगे कि जी बाबर आजम ने स्लो खेली थी, इसने भी तो तेज कर दी ना। भाई ये नंबर 6 के ऊपर है, बाबर नंबर 3 के ऊपर है, उसका और रोल है, इसका और रोल है। तो वो जो अपने रोल के हिसाब से खेलते रहे दोनों, बाबर ने वो इनिंग्स खेली है और इफ्तिखार ने जो खेली है ना, बिल्कुल सेल्फलेस, बिल्कुल टीम प्लान था कि जी इस तरह मैंने जाना है, ये रन रेट मैंने रखनी है, भावे आउट हो जाए। 40s में भी उसी तरह खेल रहा है, 90s में भी उसी तरह खेला है। कमाल, सबसे बेहतरीन इनिंग्स मुझे लगी है ना वो इफ्तिखार की ही लगी। खैर बाद में जब बॉलिंग भी हो रही थी तो उसके अंदर भी शाहीन भाई जो है उन्होंने आके पहले ओवर के अंदर 2 आउट के लिए थोड़ी सी हल्की बॉलिंग हो रही थी, लेग स्टंप से बाहर ही जा रही थी, थोड़े से लकी भी हो गए थे, लेकिन फिर भी बॉलिंग तो बॉलिंग है उन्होंने, बल्कि वो जो इन स्विंगिंग जो सबको पता होता है कि बॉल किस तरह आनी है और क्या होना है, लेकिन फिर भी हो जाता है हर दफा। और उसके ऊपर मासूम ने जो है वो रिव्यू भी ले लिया था, जो कि बड़ी बुरी तरह से उसके मुंह के ऊपर ही पड़ा। खैर जो भी हो, बाद में मेरे ख्याल में शाहीन जो है वो बाहर भी चला गया था, उसको कोई थोड़ा बहुत मसला वसला हो गया था, डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ था। आई होप कि कोई सीरियस मसला नहीं है। मेरा ख्याल में हारिस रऊफ भी बाहर गया था और ये बाद में आके शायद फील्डिंग भी कर रहा था, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि भाई कोई इंजरी का स्केयर तो नहीं है यार। अभी कुछ दिनों के बाद इंडिया के साथ मैच है, वो तो सबसे बड़ा हमारा जो एक आइटम है जिससे हम उसको डरा रहे हैं, वो तो बहू होता है ना कि बहू आ जाएगा, बच्चों के साथ डराते हैं, वो शाहीन ही है। खैर जो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ वो इस बात पर खुश हूँ कि शादाब मेरा दोस्त जो है वो वापस फॉर्म के अंदर आ रहा है, फिर 4 विकेटें लेके चला गया यार। ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था, पिछले बड़े अरसे से ये अच्छी फॉर्म में नहीं था, बैटिंग फिर भी चल रहा था, बॉलिंग में बहुत ही हल्की बॉल शॉट हो रही थी, वो रिदम में नहीं आया हुआ था। और ये जो रिदम में आया ना, ये सबसे बड़ा मिसिंग लिंक था जो हमारा ओडीआई टीम के अंदर था। कॉन्फिडेंट आदमी है, दिमाग भी यूज करता है और जबरदस्त ऑलराउंडर भी है। मैं सबसे ज्यादा खुश इसी बात में हूँ कि शेडी मेरा दोस्त जो है वो वापस फॉर्म के अंदर आया हुआ है और उसका रिदम वापस आया। खैर आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, क्योंकि मिकी आर्थर भी नजर आए हैं, वो हमारे माशाल्लाह कोच वापस आ चुके हैं। पिछले भी 1-2 मैचेस में अफगानिस्तान वाले में वो आए थे, उसी के अंदर हमारी हालत भी खराब हुई थी। जब वो आए थे वो अपना अब शुकन चेहरा उन्होंने दिखाया, तो टीम की जो है वो पुरानी वाली हालतें शुरू हुई थी, लेकिन फिर रिकवर कर दी है। तो बहुत मुबारक हो, हमारे कोच जो है वो टीम के साथ आ गए, वरना पिछले 1-1.5 साल तो बस जूम पे ही मीटिंग हो रही थी। उधर एश्विन जो है सही बड़ी ट्वीट्स किए बाबर के बारे में। जब नेपाल ने पहले 2 आउट कर लिए थे हमारे, तो उस वक्त उसने ये कहा था कि बाबर आजम की विकेट है जो कि लेके जानी पड़ेगी, और बिल्कुल सही बात की थी उसने। और उसके बाद फिर जब बाबर ने 100 भी मारी है तो उसने ट्वीट की। बंदा तो फिर पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा आदमी जो है वो कहीं ना कहीं पता ही चल रहा था कि पढ़ी लिखी बात ही करता है, और शीप मेंटालिटी नहीं होती कि बस थ्रू आउट जो है गालियां देते रहो, बस वो बुरा है तो हर चीज़ में बुरा है, बस वो अच्छा है तो हर चीज़ में अच्छा है, ये सच्चा है वो झूठा है। पढ़ा लिखा आदमी, पता चल रहा था कि एक्सपोजर भी हुआ है। बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो माशाल्लाह कभी स्कूल तो नहीं गए, वो कहते तो यही है कि हमें ज़रूरत नहीं है। और बहुत से आजकल आपके जो है ना वो मोटिवेशन स्पीकर भी आए होते हैं जो कह रहे थे कि स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फलाने करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल बकवास बातें हैं, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो है ना पता चल रहा था कि आप पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हैं या आप किसी जाहिल से बात कर रहे हैं। स्पेशली जो नौकरियों के खिलाफ होते हैं ना, मैं भी कोई नौकरी शौकरी के हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम 3 साल नौकरी जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इंसान ने बात किस तरह करनी है, क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, ऑर्डर्स लेना किस तरह होते हैं, किस तरह आपने जो है ना अपनी ईगो को दबा के जो है काम करना पड़ता है। तो बड़ा जरूरी है ये सब चीजें। जो लोग भी आपको ये पट्टियां जो पढ़ा रहे हैं ना, उन पर भेजो लानत और लगे रहो जिस काम के ऊपर हो। ये सिर्फ अभी का एक बुलबुला है, वो चंद व्यूज के लिए और उसके लिए कर लेते हैं। और उस तरह बड़े लोग जो है वो आपको कह देंगे, जाहिल लोग, जी मैं बड़ा करोड़पति बन गया स्कूल ना जाके, तो उस तरह बहुत ज्यादा जाहिल हैं जो कि मर भी रहे हैं भूख के मारे। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि करोड़पति बने हुए हैं, तो उनसे भी कभी बात कर लिया करें। प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है ना कि जो बंदा जिसके अंदर जो अंदर से बिल्कुल हल्का होता है ना, वही चीख चीख के बोल रहा होता है। वो कहते हैं ना, वो जो खाली बर्तन होता है वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है, पानी जितना गहरा होता है उतना ही खामोश होता है। तो जो चुप बैठे हैं खामोश बैठे हैं ना, वो तो आगे आएंगे नहीं। ये मोटिवेशन स्पीकर बन के आगे आए हुए उतर बोल रहे होते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है, ना स्कूल का शौक है ना नौकरियों का शौक है, लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों को डिस्करेज नहीं करता, क्योंकि लर्निंग होती है। अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम बनाया ही हमारे लिए, कहीं ना कहीं आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो पढ़ा लिखा क्रिकेटर और अनपढ़ क्रिकेटर में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। खैर बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको कि यार हमारी टीम ने बेहतरीन बॉलिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, दे दी है। सही डर के रहना पड़ेगा, तो निकल जाएंगे यहाँ से, श्रीलंका में जाएंगे एक मैच के लिए, यहाँ पे और फिर उड़ के वापस चले गए। खैर ये भी है कि मुल्तान का मौसम उसी तरह ही जैसे श्रीलंका के अंदर था, तो वो भी एक अच्छी बात होगी। क्या कमाल की वीडियो थी यार। हमें इस बार बोलना पड़ेगा कि एशिया कप में पाकिस्तान बहुत ही अच्छा खेल रहा है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कैसे पाकिस्तान ने
लास्ट ओवर पे भी अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा लिए थे, और इस मैच में भी ऐसा ही हुआ कि बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला और हम लोगों को पता लगा कि इसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई है और नेपाल हराया है। तो अब नेक्स्ट इन्होंने कहा कि क्रिकॉम ने कहा कि नेक्स्ट जो मैच होने वाला है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। तो सीरियसली वो मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं और आप लोग पाकिस्तानी हो। तो देखते हैं वो वाला मैच कौन जीतेगा। और जिस हिसाब से पाकिस्तान जीत रहा है ना, हम लोग कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और स्पेशली उसकी बॉलिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो तो 90 से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन उसने अपनी बैटिंग पे भी बहुत हद तक है ना काम कर दिया है। तो वो तो अब नेक्स्ट मैच में ही पता लगेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और कह सकते हैं कि वो नेक्स्ट मैच बहुत टफ होने वाला है दोनों ही देशों के लिए। बिकॉज इंडिया में मोस्टली सब यही कह रहे हैं कि लाइक ठीक है 150 मारे लेकिन नेपाल के सामने मारे हैं, तो वो चीज़ कहना है कि बाबर आजम को दिखाना होगा कि इंडिया के सामने या कोई बड़ी टीम के सामने मार के दिखाना होगा। और लेकिन शाहीन अफरीदी जहाँ तक है वो तो बहुत ही खतरा है इंडिया के लिए, बिकॉज पाकिस्तान की बॉलिंग ही है, नसीम शाह हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, शदाब खान हो गए, ये बहुत कमाल के बॉलर्स हैं और इनके सामने इंडिया को अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। और बिकॉज यहाँ पे इतना ही क्लोज आ गया है ना, अभी थोड़े 1-1.5 महीने बाद ही वापस वर्ल्ड कप भी है, तो इसलिए सब जो परफॉर्मेंसेज होगी वो वैसे ही देखी जाएंगे कि वर्ल्ड कप होने वाला है उसके साथ क्या होगा। और पिचेस क्योंकि सेम ही होने वाली है, सेम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मैचेस होंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। देखेंगे क्या होगा ये 2 सितंबर के मैच में। तो आप लोगों को कैसा लगा पे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।